खान एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री जीके का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर इसको स्किप कर दीजिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा, मतलब कि नहीं बना पाइएगा एग्जाम में। और एक बार देख लीजिएगा तो जाहिर सी बात, इससे 2-3 क्वेश्चन तो आप एग्जाम में बना ही पाइएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो एकदम नहीं छूटेगा क्वेश्चन। अथर्ववेद से हम आज पढ़ाने वाले हैं आप लोग को। इससे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद पर वीडियो बना दिए हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अथर्ववेद। एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अथर्ववेद। अथर्ववेद और साथ में ब्राह्मण और आर्णयक और उपनिषद, ये तीनों बुक के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा आज का क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अथर्ववेद के बारे में बात करते हैं कि अथर्ववेद क्या है और इससे किस टाइप का क्वेश्चन आता है सर तो एग्जाम में। तो देखिए, अथर्ववेद से 2-3 क्वेश्चन आता है, ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। तो जैसे कि अथर्ववेद में अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि अथर्ववेद को किस ऋषि ने लिखा है। तो इसका नाम हो जाएगा अथर्वा। नाम इसका अथर्ववेद में ही इनका नाम छुपा हुआ है, अथर्वा। अथर्ववेद को किस ऋषि ने लिखा है तो अथर्वा हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर आता है इस वेद में कुल कितने लगभग पद हैं, तो 6000 के आसपास हो जाएगा। ऑप्शन में 6000, 8000, 10000। जब लगभग का बात रहता है ना तो ऑप्शन में बहुत गैपिंग रहता है, तो 6000 हो जाएगा, 8000, 10000, तो उसमें आप 6000 टिक कर दीजिएगा। ठीक है, एक टॉपिक ये हो सकता है इसका। दूसरा इसका ये हो सकता है कि अथर्ववेद जो है वो इनमें से कौन सा वेद है जो कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ये एक आपका क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम का कि कन्याओं की जन्म की निंदा करने वाला वेद कौन सा है, तो वो है अथर्ववेद। सबसे पहले वाला वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है, ये आप लोग को पता है। ऋग्वेद जो है उसके बारे में वीडियो बना दिए हैं, वो भी देख लीजिएगा। और यजुर्वेद, सामवेद पे भी बना दिए हैं। आज लास्ट इसका अथर्ववेद बना रहे हैं, इसके बाद आगे भी हम लोग जीके पढ़ेंगे। चलिए, तो अथर्ववेद में ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन सा वेद है जो कन्याओं की जन्म का निंदा करता है, तो वो हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद कन्याओं की जन्म का निंदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक, इस वेद में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक वह जीवन कैसे बिताया है, वो सारा विवरण किस वेद में मिलेगा, तो अथर्ववेद में मिलेगा। कि मनुष्य का जन्म हुआ, उसके बाद वो क्या करता है, खेलता है, घर बनाता है, खेती करता है, उसके बाद जादू टोना जितना कुछ भी है ना वो सारा अथर्ववेद से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद है इस वेद में कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। मतलब कि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा कि इनमें से किस वेद में जादू टोना का और मंत्रों में जादू टोना का वर्णन है, तो वो हो जाएगा अथर्ववेद। इनमें से किस वेद में कुछ मंत्रों में जादू टोना का या जादू टोना का वर्णन किस वेद में है, तो वो हो जाएगा आपका अथर्ववेद। इसका आंसर अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसका क्वेश्चन हो सकता है कि इनमें से टॉपिक है कि इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो क्वेश्चन हो जाएगा कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो वो हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, एक यहाँ से भी बन सकता है क्वेश्चन। फिर बोलता है कि संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आर्णयकों तथा उपनिषदों का स्थान है। संहिता किसको बोलते हैं, तो ऋग्वेद में पढ़ा है कि संहिता चारों वेद को मिला के संहिता बोलते हैं। चारों वेद सम्मिलित रूप से क्या कहलाएगा, संहिता कहलाएगा। और इसके बाद किसका स्थान है, ब्राह्मणों का। ब्राह्मण मतलब ये ब्राह्मण नहीं होगा, ब्राह्मण मतलब एक ग्रंथ है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ का, आर्णयक का और उपनिषद का, ये तीनों ग्रंथ होता है। साहित्य के रूप में इसका लिखा होता है। कुछ गद्य में होता है, कुछ पद में होता है। गद्य मतलब कि साहित्य के रूप में होता है, पद मतलब जैसे पोएम के रूप में, कविता के रूप में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की टोटल संख्या है 108 ही। आप पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े तो आज जान लीजिए। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें मात्र 13 जो है मूलभूत श्रेणी में रखा गया है। जिनमें से 13 को मूलभूत श्रेणी में रखा गया है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, ये तो बहुत बार पूछ चुका है कि 108 है। इसमें से पूछ देगा कि उपनिषदों की संख्या जो है उसमें से मूलभूत श्रेणी में कितने को रखा गया है, तो 108 नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये एग्जाम का एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्त्री की सबसे सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति
मैत्राणी संहिता से प्राप्त होती है। तो इसमें क्वेश्चन हो जाएगा कि स्त्री की सबसे सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता में से प्राप्त होती है? तो मैत्राणी संहिता से प्राप्त है। संहिता क्या है? तो आपको बताया हम, संहिता जो है जो मतलब कि चारों वेद को मिला के संहिता कहते हैं, मतलब चारों वेद का सम्मिलित रूप से संहिता कराता है, और उससे जो मिला जुला के जो बनता है उसी में से एक हो जाएगा मैत्राणी। तो स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति किस में पाया गया है? मैत्राणी संहिता से प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद आता है कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा जाता है। किस में? तो ये इसका हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में मतलब ब्राह्मण क्या है? तो ब्राह्मण एक साहित्य है। ठीक है, ब्राह्मण एक साहित्य है। तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। क्वेश्चन कैसे बनेगा सर? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि इनमें से किस में स्त्री को पुरुष का एक अर्धांगिनी कहा गया है? तो वो हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिस्ट्री जीके है, थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन एग्ज़ाम में आएगा, बनाना पड़ेगा तभी एग्ज़ाम निकलेगा। तो बोरिंग नाम का कोई शब्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहाँ से पूछ देगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन किसी को नहीं पता। कितना भी बड़ा बड़ा आपको वीडियो में बताएगा ये लिख लीजिए, इसमें से आपका 100% ये 50 क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आ रहा है, ऐसा नहीं है। जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, उसमें से कौन एग्ज़ाम में आएगा? हाँ, जितना पढ़िए, जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना एग्ज़ाम में बनाने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। सिंपल सा बात है। ठीक है। उसके बाद है कि आपका नेक्स्ट है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है और आ भी सकता है अगला एग्जाम में भी, कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? और प्रमाणिक भी है, प्राचीन भी है और वेरीफाइड भी है। वो कौन सा है? मनुस्मृति। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो सीसी का हो, रेलवे का हो, डिफेंस का हो, पुलिस का हो, सब में ये वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है। फिर अगला है, यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। कौन? स्मृति ग्रंथों में जो प्रमाणिक और प्राचीन और सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनुस्मृति है, ये किस काल का है? शुंग काल का है। ठीक है, शुंग काल का ग्रंथ है मनुस्मृति। पुराणों की संख्या कितनी है? तो सब 18 है। मतलब कि ऐतिहासिक भारतीय इतिहास को सबसे अच्छा क्रमबद्ध जो स्थान है कि क्रमिक करके लिखा हुआ है अरेंजिंग ऑर्डर में, वो आपको कहाँ मिलेगा? तो पुराण में मिलेगा। पुराण का टोटल संख्या कितना है? तो 18 है। ठीक है। इसके रचयिता को लोमहर्ष एवं उग्र, उनके पुत्र उग्र सर्वा दोनों ने मिलकर लिखा था। तो इनके रचयिता क्या हो जाएगा? तो रचयिता में दोनों होगा, लोमहर्ष और पुत्र उग्र सर्वा, या फिर लोमहर्ष और उग्र सर्वा, ऐसे भी जो भी देगा ऑप्शन में याद रखिएगा, एक लोमहर्ष होना चाहिए और एक उग्र सर्वा होना चाहिए। वो दोनों मिलकर इसको लिखे थे। किसको? पुराणों को। तो पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष हो जाएगा और उनके पुत्र उग्र सर्वा हो जाएगा। ठीक है, उनमें से एगो भी ऑप्शन रहेगा ना तो उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण के बारे में बोलेगा तो मत्स्य पुराण है। अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुराण से लेकर यही सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। हिस्ट्री बहुत बड़ा जीके है, तो इसमें से एकदम छाँट के निकाले हैं कि जो एग्ज़ाम में आता है। इसको पढ़ने जाइएगा तो इसका अगर बुक में पढ़िएगा तो बहुत सारा है, लेकिन यही सब एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम में चांसेस रहेगा बनाने का। आप बुक देख के डरा जाते हैं कि इतना मोटा है कैसे पढ़ेंगे, तो कम से कम ये सब देख लीजिए, तो इसमें आपका चांसेस रहेगा एग्जाम में बनाने का। इसके बाद ऋग्वेद में भी बना है, सामवेद, यजुर्वेद, इस पर भी बना है और बहुत सारा वीडियो बना है। जीके पर भी बना है, मैथ्स पे भी बना है, वो भी जाकर देखिएगा, आपकी एकदम अच्छा से पढ़ाई होगी। अगर ये अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।